दोस्तों नमस्कार। आज की इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पार्ट्स और शेड्यूल्स के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे, और साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी में या फिर अ, लोक सेवा आयोग की किसी अन्य परीक्षा में, या फिर कह सकते हैं कि यूपीपीसीएस, आरओ या एसएससी कोई परीक्षा है, मतलब ऊपर से लेके जितनी टॉप ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कवर अप किया है इसमें। तो जो लोग नए हैं, मेरा उनसे निवेदन कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों मेरा एक बात और कहना है मेरा कि जो भी आप वीडियो क्लास ये देखेंगे तो स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से निश्चित बात है आपको बीच में क्वेश्चंस छूट जाएंगे, और कुछ अन्य चीज़ें जो हम समझाना चाहेंगे हो सकता है वो भी चीज़ें आपसे लैप्स हो जाएं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के को वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है ये संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन है, ठीक। तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तो 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे प्रस्तावना में, और वो पहला था समाजवादी वादी, दूसरा धर्मनिरपेक्षता, निरपेक्षता, और तीसरा जो शब्द था वो था अखंडता, ठीक है। तो ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात यहाँ पे प्रस्तावना पे होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। था शब्द आया है, यानी कि जब प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव जब जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था और बाद में उसको जो है संविधान की प्रस्तावना के रूप में माना गया, तो उस समय फ्रेटर्निटी, बंधुत्व शब्द ये था, संप्रभुता, सोवरिटी ये था, इक्वलिटी ये भी था, बट अखंडता जैसा कि मैंने कहा अभी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में इंटीग्रिटी जो है बाद में जोड़ा गया, और यूनिटी एकता एवं अखंडता शब्द में एकता पहले से था, अखंडता बाद में जोड़ा गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, जो नहीं था। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़े गए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, संप्रभुता और एकता ये दोनों पहले से विद्यमान थे। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बी वाला आंसर, इसका 1 और 3 आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करें। यहाँ पर सुमेलित करें का क्वेश्चन है कि एक तरफ जो है हमको ये दिया गया है कि किस देश के संविधान से हमने अपने संविधान में क्या क्या शामिल किया गया, और वह विषय दिया गया है जो चीज़ शामिल की गई। पहला तो है कानून का नियम। तो कानून का नियम क्या है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसके? इंग्लैंड या यूएस कह सकते हैं कि ब्रिटेन के द्वारा ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ पे देखिए प्रोसीजर की बात आई है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से लिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ
सुरक्षित रखना, ये जो है कनाडा से लिया गया है। और उसके बाद चौथा है समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो ये इसका चौथे का पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक का दूसरा, हाँ, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं न्यायिक समीक्षा। देखिए, न्यायिक समीक्षा का मतलब है न्यायिक पुनर्वलोकन। ठीक है, तो अब ये न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है, या फिर कहाँ प्रणाली जो है किन किन देशों में विद्यमान है। तो पहले तो ये जान लें कि न्यायिक पुनर्वलोकन जो है या न्यायिक समीक्षा, ये यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है, और यूएसए और इंडिया में ही के संविधान में ही ये केवल जुड़ा हुआ है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू है क्या? देखिए, जैसे मान लीजिए संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक पास होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपना संस्तुति प्रदान करते हैं। ठीक है, गिव एसेंट टू द बिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब राष्ट्रपति की संस्तुति किसी भी विधेयक को मिल जाती है, तो उसके बाद वो कानून का रूप धारण कर लेता है। अब इसमें बात आती है कि जब कानून बन गया, तो केशवानंदा भारती जो केस था 1973, केशवानंदा भारती बनाम भारत संघ को लेकर के जो केस हुआ था, तो 13 जजों की पीठ बैठी थी। तो उसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, इनमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु जो मूल अवधारणा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खंडित नहीं होना चाहिए, वो किसी प्रकार से एबोलिश नहीं होना चाहिए, वो किसी प्रकार से उसको जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए वो। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो ये बताया गया कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पालन किया गया है उसका कि नहीं पालन किया गया है। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, उसमें जो शब्द हैं वो सभी शब्द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, संविधान की मूल अवधारणा में आते हैं। तो ये क्या है, जब मान लीजिए ऐसा कोई कानून पास हो गया और उसके बाद जो है वो न्यायपालिका ने के पास में जो रेट लगाई गई, याचिका लगाई गई किसी कानून को लेकर के, और अगर वो कानून जो है मूल अवधारणा को क्षति करता है, क्षति पहुंचाता है, तो उस कानून को न्यायपालिका जो है वो रद्द कर सकती है। तो ये है न्यायिक पुनर्वलोकन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। तो मैंने भी न्यायिक पुनर्वलोकन बताया, तो न्यायिक पुनर्वलोकन को लेकर के एक बात और बतानी थी कि जो जुडिशियल रिव्यू है, तो इसमें इसीलिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है किसी भी कानून को। तो इसमें ये बात आती है कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो वो न्यायपालिका को कहा गया है, इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं 7वीं अनुसूची है, जैसे मान लीजिए 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची। ठीक है, अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है, ठीक है, और एक समवर्ती सूची है। ठीक है, तो ये 3 सूचियां हैं। अब इसमें संघ सूची में वो जो सूची दी गई है, तो वो विषय दिए गए हैं जिन पर केवल जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। इसके बाद एक अवशिष्ट सूची है। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अवशिष्ट सूची, इसमें जो है साइबर अपराध आते हैं। ठीक है, साइबर, जो भी साइबर से संबंधित अपराध हैं वो आते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर रक्षा, डिफेंस, ये
डिफेंस जो है ये सरकार, केंद्र सरकार का विषय है। फिर विदेशी मामले, ये भी केंद्र सरकार का विषय है। और रेलवे, ये भी केंद्र सरकार के अधीन, इन पर जो है केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कृषि, चूँकि भूमि जो है वो राज्य के अधीन आती है, इसलिए जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उस पर जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है, और साथ में जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये जो है समवर्ती सूची में इसको डाला गया है। और इसी तरह से शिक्षा जो है पहले राज्य सूची में थी, अब जो है समवर्ती सूची में शिक्षा भी है। ठीक है, तो शिक्षा का भी याद रखिएगा कि ये भी समवर्ती सूची में है, एजुकेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य भूमि सुधार कानूनों को निम्नलिखित में शामिल किया गया है। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द। तो लैंड रिफॉर्म को लेकर के जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। और इस 1951 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। और नवी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। इसका आंसर बी है। भूमि सुधार आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए जो पूंजीपति वर्ग है, उसके पास जो भूमियाँ हैं, या बड़े जो ज़मींदार हुआ करते थे उनके पास भूमि रहती थी, तो उस भूमि को जो है सरकार उनसे जो है उन जो अतिरिक्त भूमि है या उनके यूज से ज़्यादा जो भूमि है उसको सरकार जो है अपने कब्जे में ले करके उनको जो है अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देती थी, अलग अलग लोगों में बांट देती थी। तो इसी को भूमि सुधार कहा गया, कि जो लैंड रिफॉर्म्स इसको इंग्लिश में बोला गया। और ये जो है 1951 में जब पहला संविधान संशोधन किया गया तो नवी अनुसूची को सबसे पहले जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 7वीं अनुसूची जो है इसके ये हमने बता दिया है कि इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, कि किस सूची पर कौन कानून बना सकता है। 8वीं अनुसूची ये भाषा को लेकर के है, कि जो 22 भाषाएं हैं उनको लेकर के है। पहले जो है 14 भाषाएं थी जब संविधान जो है बना था, और संविधान जब बना था तो 22 भाग थे, और उस समय जो है 14 भाषाएं थी, और उसके साथ साथ 395 अनुच्छेद लिए गए थे, और 8 जो है ये वो अनुसूचियाँ थी। नवी अनुसूची फिर बाद में जोड़ी गई। फिर 10वीं अनुसूची ये भी बाद में जोड़ी गई। ये दल बदल संबंधित प्रावधान जो है, ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल से संबंधित। और ये जो है इसमें 52nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, तब उसके बाद में जो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर 11वीं अनुसूची जो है वो टोटल जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जो हमारा जो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब 8 अनुसूचियाँ थी। तो 12 अनुसूचियों में जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज को लेकर के है, ग्राम पंचायत को लेकर के, और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं को लेकर के है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता संविधान का भाग 2 सही है, नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भाग, देखिए भाग 4 में है, नीति से निर्देशक तत्व, जो DPSP जिनको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो जो है भाग 4 में। और भाग 4 का जो है वो और अनुच्छेद संख्या 51 का और भाग संख्या 4 का, ये जो है मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। और इसमें ये 6 का लिखा हुआ है 4 की जगह, तो ये गलत है, इसका मतलब यही आंसर इसका है। और फिर राज्य संविधान, राज्य जो है 6वें में आते हैं भाग में, और 5वें में संघ आता है। फिर उसके बाद 7वां निर्स्थित है, और 8वें में जो है संघ केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करें। इसमें भाग 15वां भाग जो है वो निर्वाचन को लेकर के है, चुनाव को लेकर के, तो निर्वाचन इसमें होता है, आता है इसके अधीन। फिर 16वां है, तो 16वें में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। ठीक है, 17वें में राजभाषा के बारे में बताया गया है, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। और 18वें में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, जो भी इमरजेंसी
प्रोविजंस हैं उनके बारे में। तो पहले का हो जाएगा चौथा, तो ये वाला बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। अभी देखिए, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि सभी लोगों को कर्तव्य जो सभी लोगों को जो है नहीं मिले हैं। तो जैसे जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक नहीं भी हैं, तब भी वो उनको जो है कुछ कॉमन ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि दोनों को मिले हुए हैं, तो सिटीजन है नॉन सिटीजन को। लेकिन आर्टिकल मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो 15वां, 16वां, उसके बाद 19, फिर 29, फिर 30, ये 5 अनुच्छेद जो हैं ये केवल और केवल नागरिक को मिले हुए हैं, केवल भारत के नागरिक को। और कैसा नागरिक होना चाहिए? जन्म से, ठीक है। अब 15वें में क्या है? अनुच्छेद संख्या 15। अनुच्छेद संख्या 15 जो है ये क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर और उसके जो लिंग के आधार पर उसको मतभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। 16वें में नियोजन को लेकर के है कि कार्य करने को लेकर के कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको नियोजन का किस अधिकार है ना। उसके बाद में जो है नियोजन का बराबरी का अधिकार, या उसको जो है सभी महिला या पुरुष या किसी भी वंचित वर्ग का व्यक्ति है तो सभी के लिए जो है जो नियोजन के क्षेत्र में या फिर काम करने को लेकर के जो उनके अधिकार हैं वो सभी के लिए बराबर हैं, ठीक है। फिर 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो 19(1) का जो है उसमें आता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको स्वतंत्रता है बोलने की, अपनी बात कहने की, है ना। उसके बाद जो है 29 और 30 ये है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसमें जो है संस्कृति है उसको बनाए रखना है। किसी का मान लीजिए कोई जगह है वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है तो उनका कोई त्यौहार है, कोई उनकी भाषा है, या फिर मान लीजिए कोई राज्य है उसकी भाषा है, वहाँ का पहनावा है, तो वो सभी जो चीज़ें हैं उनको बनाए रखने का उसको अधिकार है। और 30 में क्या है? उन सभी चीज़ों को लेकर शिक्षा देने का भी अधिकार, उसको अपने जो संस्कृति है उसकी शिक्षा देने का अधिकार भी उसको है कि वो उस संस्कृति को कैसे आगे ले जाए, ठीक है। तो इसमें ये 5 अनुच्छेद जो है केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अब हम देखते हैं कानून के समक्ष समानता, फिर है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन तो हो गया, ये होगा। फिर इक्वलिटी बिफोर द लॉ, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। ये 3 में से कानून के समक्ष समानता ये हो गया, भेदभाव ये हो गया, ये 3 जो है ये अवेलेबल हैं जो कि, और इसमें नॉट अवेलेबल टू ऑल द पर्सन्स जो है वो चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो है ये भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो ये चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ये कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर है, यानी कि सी वाला, ठीक है। फिर आते हैं, इसमें भी सुमेलित कीजिए है उपाधियों का अंत। ये उपाधि जो है कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए राजा महाराजा रहा है किसी ज़माने में, और जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जब से भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके बाद जो है वो कोई भी टाइटल जो है अपने आगे नहीं लगाएगा। तो हाँ, हालांकि कोई पोस्ट से संबंधित टाइटल है, जैसे मान लीजिए मिलिट्री का कोई टाइटल है या फिर कोई डेजिग्नेशन है उससे संबंधित कोई टाइटल है तो वो लगा सकता है। तो इसमें उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत ये अनुच्छेद 18 में आता है। फिर धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये जो है अनुच्छेद 26 में आता है, ठीक है। 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। फिर है अल्पसंख्यकों को भी भाषा का संरक्षण, तो ये हो गया 29 में, भाषा आ गई। तो 29 जो है ये रहा, ये 29 में हो गया।
और शिक्षा की बात आ गई कि अगर वो जो है अपनी संस्कृति को शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है, संस्कृति के बारे में कोई समुदाय है वो उसको जो है अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहता है, वो शिक्षित बनाना चाहता है और लोगों को, तो उसके लिए भी, या फिर कोई उसके समर्थित जो कोई इंस्टीट्यूशन जो है खोलना चाहता है, तो वो भी उसको, ये 30 में आता है, अनुच्छेद 30 में। ठीक है। शिक्षा का अधिकार, ये हम लोग जानते हैं कि ये शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की बात कही गई है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। और ये जो है 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, तब ये जोड़ा गया था और 21 का में जोड़ा गया था। ठीक है, 21A। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, ये डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है? सबसे बड़ी रिट जो है, देखिए, देयर आर 5 रिट्स आर देयर। ठीक है, तो उन रिटों में सबसे पहले यहाँ पे 4 दे रखी है रिट, एक रिट और रही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आंसर है इसका, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या है? एक तो ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, और नहीं तो आप मौलिक अधिकार से संबंधित जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो डला हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पे जा कर के आप जितने भी पॉलिटी के चैप्टर्स हैं सबका लिंक उस दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ये सभी चीज़ें जो है जान सकते हैं। और वहाँ पर मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से एलेबोरेट किया है, ज़्यादा समय लेकर एलेबोरेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अधिक समय की बाध्यता रहेगी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर पुलिस उसको पकड़ ले जाती है या पुलिस जो है जेल में बंद करती है, तो उसको 24 घंटे के अंदर में जो है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उत्प्रेषण और निषेध, ये दो जो हैं ये कोर्ट से संबंधित हैं। ठीक है, उत्प्रेषण कहने का मतलब है कि किसी भी निचली अदालत में जो जिरह चल रही है या फिर निचली अदालत में जो केस चल रहा है, उसको डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट आप अपने पास ले सकता है, अगर वो बहुत ही संगीन मामला है, तो संगीन मामले से संबंधित है। और निषेध करने का मतलब ये है कि किसी जो निचली अदालत है उसको अगर अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी वो जो है उसको मान लीजिए कुछ अधिकार जो हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही हैं, तो जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकारों को जो है का संरक्षण की बात की गई है, तो वो आर्टिकल 32 में तो है, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति जो है याचिका लगा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट में जाके याचिका लगा सकता है। ठीक है, तो निषेध में कहा गया है कि जो निचली अदालतें हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही काम करेंगी, उसके ऊपर नहीं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। तो इसलिए दो जो है ये कोर्ट से संबंधित हैं। बाकी परमादेश ये है कि कोई भी जो कर्मचारी है केंद्र सरकार का या राज्य सरकार के किसी विभाग का कर्मचारी है, वो अपने दायित्व की पूर्ति जरूर करेगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो मना नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो कोई भी व्यक्ति जो है उसके खिलाफ में जा कर के अनुच्छेद संख्या 226 के तहत हाई कोर्ट में और अनुच्छेद संख्या 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, फिर आते हैं, एक लास्ट और रह जाता है यहाँ पे, वो है क्यू वारंटो। और क्यू वारंटो जो है उसका मतलब है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा में ये है कि कोई भी व्यक्ति का अगर कोई अधिकार है तो उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के, मान लीजिए वो सबॉर्डिनेट है और कोई उसके ऊपर डेजिग्नेशन है, तो वो अपने अधिकारों का गलत यूज़ करके जो है किसी दूसरे अपने जो सुपरसीड कर जाए अपने सीनियर को, या फिर कोई ऐसा जो है अधिकार क्षेत्र जो उसके सीनियर को मिला हुआ है वो उसको वो स्वयं ही उस अधिकार को ले ले, यानी कि जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का जो मामला हो, या फिर मान लीजिए उसको अधिकार क्षेत्र के बाहर से संबंधित हो, यानी उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता हो, फिर भी वो जो है उस कार्य को करे, या फिर मान लीजिए किसी भी विधि को लेकर के कोई कार्य करे। ठीक है, तो ऐसे मामले में जो है ये एक जो अधिकार प्रक्षा है वो आती है क्यू वारंटो। ठीक है,
तो ये 5 रेटें जो है ये अनुच्छेद 32 में दी गई हैं। फिर आते हैं भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कौन कौन से हैं? 2 हैं। कितने हैं? 23, 24। 23 में क्या कहा गया है? 23 में क्या गया है कि बलात्श्रम, या कह सकते हैं फोर्स्ड लेबर, या फिर दास प्रथा, या कह सकते हैं मानव तस्करी, ये जो है 23 में आ गया। और 24 में आ गया कि किसी भी बच्चे को जो 14 साल से कम की उम्र का बच्चा है उसको खानों में और केमिकल फैक्ट्रीज़ में या ऐसे कारखाने जो हजार्डियस हैं या फिर जो कि जो है उनके जान माल को हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसे जगह में उनको नहीं काम पे लगाया जाएगा। परंतु अब इसको जो है और भी इलेबोरेट कर दिया गया है और भी बड़ा कर दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार से किसी भी काम में लगाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मानव तस्करी का यहाँ मामला आया है, तो पहला और अस्पष्टता का उन्मूलन ये नहीं होगा, ये अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा ये भी नहीं होगा, कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार का प्रबंधन, ये वाला 1 और 4 इसका आंसर होगा। अस्पष्टता का उन्मूलन ये 17 अनुच्छेद है, और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये जो है 29 और 30 में आता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा ये 29 में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है यहाँ पर 1 और 4, ये सी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधान में शामिल है। धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, हाँ है। सिखों द्वारा कृपाण पहनने की ओर ले जाने का अधिकार, बिल्कुल है। केश, कड़ा, कंघा, कृपाण, और एक और थे तो 5 ऐसी चीज़ें थी जो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी, तब ये 10वें गुरु थे, तब जो है ये केस, कड़ा, कंघा, कृपाण और एक चीज़ और थी, तो मैं उसको भी लैप्स कर रहा हूँ। तो ये सभी जो है ये आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। फिर सामाजिक सुधारों के लिए कानून यानी राज्य का अधिकार, तो यहाँ पर ये नहीं आता है। ठीक है ना, थर्ड नहीं है। तो उसके बाद फिर और धार्मिक निकायों द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन, हाँ ये एक मिनट, सामाजिक सुधार के लिए अगर कानून बनाने का राज्य का अधिकार है तो मेरा सोशल रिफॉर्म, तो सोशल रिफॉर्म में एक तरह से अगर आ भी सकते हैं धर्म, लेकिन चौथा जो है, चौथा नहीं है कि धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही गई है कहीं पर भी, तो फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं है, तो यानी ये भी कट गया, ये भी फोर्थ है, ये भी फोर्थ है, ऑल, तो इसमें 1 2 3 आंसर सही हो गया। ठीक है, किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक या अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत अपराध के लिए दोष सिद्धि के उपरोक्त संरक्षण का है? तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही दोष के लिए मोर देन वन, एक से ज़्यादा बार। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 20 में, 20वां आर्टिकल है, उसमें आता है कि किसी भी दोहरे दंड का प्रावधान जो है इसमें आता है कि किसी व्यक्ति को जो है दोहरे दंड, एक ही मतलब एक ही जो है उसको, उसने जो काम किया या जो भी उसने ऑफेंस किया है या फिर दोष किया है, या फिर कह सकते हैं कि कानून तोड़ा है और उसने जो है कोई वो सज़ा का पात्र है, तो वो एक बार ही सज़ा का पात्र होगा एक पर्टिकुलर एक जुर्म के लिए। तो उसने अगर कोई जुर्म किया है तो उसके लिए उसको 2 बार जो है दंड नहीं दिया जा सकता, या 2 बार जो है उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, ये ऐसा प्रावधान किया गया है। और ये 20 का सेकंड आता है, उसमें आता है 20 का फर्स्ट जो आर्टिकल है उसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि न्यायपालिका उसे दोषी सिद्ध ना कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दोष को लेकर के भी ये बात कही गई है। ठीक है, और तीसरा जो है अगर हम बात करें तो आगे जा कर के तो 22वां अनुच्छेद आता है, वो भी थोड़ा सा इस व्यक्ति के न्याय से संबंधित है। तो उसमें जो मैंने अभी बताया कि 24 घंटे के अंतराल में जो है एक किसी भी व्यक्ति को जो है जो बंदी बनाया गया है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना रहता है। तो ये 22वें अनुच्छेद में आता है। 21 में शुद्ध हवा पानी का अधिकार आता है, गौरवमय जीवन जीने का अधिकार आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 का सेकंड यानी ये वाला आंसर ये जो है ये सही हो जाए। ठीक है, 19 में आपको बता ही चुका हूँ, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है,
फिर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो डॉक्टर द्वारा घायलों की चिकित्सा प्रदान करना बिल्कुल आता है। देखिए 21वां है कि गौरवमय जीवन जीने का अधिकार, शुद्ध हवा पानी का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। निजता का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंतर्गत आता है, 21 अनुच्छेद के अंतर आता है। ठीक है, तो उसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है तो उससे संबंधित कोई प्रावधान जो है वो भी आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, फिर जल की गुणवत्ता का प्रदूषण, तो जल में अगर प्रदूषण है, यानी शुद्ध हवा पानी का अधिकार जो है सभी को है, तो ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ प्रदूषण है तो वहाँ प्रदूषण मुक्त क्षेत्र बनाया जाना चाहिए, या फिर वहाँ से बस्तियाँ जो हैं वहाँ जो बसी हुई हैं वहाँ से कहीं और शिफ्ट की जानी चाहिए। ठीक है, शुद्ध पेयजल सबको उपलब्ध हो। ठीक है, इसलिए ये बात कही गई है। तो ये तीनों जो हैं ये अनुच्छेद संख्या 21 के अंतर्गत आते हैं। मृत्युदंड ये अनुच्छेद संख्या 21 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, कैपिटल पनिशमेंट की बात यहाँ पे की गई है। तो मृत्युदंड को लेकर एक बात मैं आपको बता दूँ कि निचली अदालत में जो अदालत होती हैं, तो निचली अदालत ही जो है जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, तो वहाँ पर जो है फौजदारी मामले होते हैं। तो फौजदारी मामलों में जो है मान लीजिए किसी को भी जब मृत्युदंड दिया जाता है तो वो निचली अदालत के द्वारा ही दिया जाता है, और उसके अगेंस्ट में जो है पिटीशन दायर की जाती है या फिर अपील दायर करी जाती है, वो हाई कोर्ट में दायर की जाती है। ठीक है, तो उसके बाद या फिर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 26, 27, 28, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से लेकर के 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता ये आंसर हो जाएगा, सी वाला है इसमें। संपत्ति का अधिकार, इसकी बात कर लेते हैं। समानता का अधिकार 14वां है, 14 से लेकर के 18 तक अनुच्छेद। फिर उसके बाद में संपत्ति का अधिकार ये एक्चुअल में 19(1) या कह सकते हैं जी 19(1) जी। ठीक है, उसमें प्लस आर्टिकल 31, ये दोनों मिला करके संपत्ति का अधिकार बनते थे। अब इसको जो है विधिक अधिकार माना जाता है। इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ और तब मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे हमारे, है ना, उस समय। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। उसके तहत जो है इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ डाला गया, भाग 12 में। इसको भाग 12 में डाला गया और आर्टिकल बनाया गया, अनुच्छेद बनाया गया 300 का या 300A या 300 का। ठीक है, का कह सकते हैं। तो ये जो है भाग 12 में इसको डाला गया। तो अभी जो है संपत्ति का अधिकार ये जो है नहीं आता है मौलिक अधिकार में। फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का अधिकार ये 2930 में दिया है। ठीक है, फिर आते हैं 20 पर। कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, ये भी सही है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। फिर आता है अनुच्छेद 25 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 19वां अनुच्छेद है, 25वां नहीं है, 25 में है। क्या किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की या किसी भी धर्म आवाज़ जो है उसको जो है मानने की उसको अधिकार है। किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है, और उस धर्म से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप है वो भी करने का अधिकार जो है व्यक्ति को दिया गया है। ये उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 25 में आता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19 में आता है, 19(1) का। ठीक है, फिर 29वां है अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? मैंने पहले ही बता चुका है इसको आपको कि अगर बात आती है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा प्रेम्बल बोली गई है, प्रस्तावना। लेकिन जहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात आती है वहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको उन्होंने कहा है हृदय और आत्मा।
यानी जो अनुच्छेद संख्या 32 है, इसको उन्होंने आत्मा, हृदय और आत्मा बताया है संविधान की, ठीक है, जिसमें 5 डेटें आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा ये समाप्त किया गया, और ये संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार ना होकर विधिक अधिकार है। और इससे पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि भाग 12 में 300 का अनुच्छेद में ये गिवन है। तो ये मेजर क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट जो अभी हमने डिस्कस किए, और इसके अलावा भी टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस को। तो अभी मैंने नागरिकता से संबंधित जो है कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। तो नागरिकता से संबंधित क्वेश्चंस और नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन, जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आप नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इसको जो है क्वेश्चंस जो है 20 to 25 क्वेश्चंस मैक्सिमम समझता हूं मैं कि सही रहता है। अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस एक क्लास में आप एक्सप्लेन करें सर, तो आप कमेंट में लिख देंगे तो मैं ये जान जाऊंगा। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आपको जो ये मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि ये आपकी जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा भी योगदान दे रहा है, तो निश्चित बात है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल जब सब्सक्राइब कर लें तो उसके साथ साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि यूट्यूब के अलावा सभी सोशल मीडिया के जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ उसके द्वारा जो है आप हमसे संपर्क बना सकते हैं। हमारा ऐप भी मौजूद है, iOS में भी मौजूद है और गूगल प्ले में भी मौजूद है। तो प्ले स्टोर से और स्टडी ऐप डालेंगे तो आपको ये लोगो जो कि दिख रहा है, इस लोगो से लगा हुआ ऐप दिख जाएगा। तो आप तो यही हमारा ऐप होगा गूगल प्ले स्टोर में। और अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, तो उसमें भी और स्टडी के नाम से ही ऐप जो है मौजूद है। हमारी वेबसाइट है aurastudy.com और aurastudy.in, ये 2 वेबसाइट्स हैं। इन पर जाकर भी आप जो है टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। हमारा कोई भी कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो कोर्स UPPCS को लेकर के है, और तो UPPCS के प्री को लेकर के अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर वो कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो उसको कोर्स की जानकारी आपको उसमें ऐप में और वेबसाइट पर मिल जाएगी, और aurastudy.com में मिल जाएगी। और निश्चित बात है जो भी आपको कोर्स में बताया जाएगा वो हैंड रिटन नोट्स होंगे, और उसको ज़्यादा एलेबोरेट किया गया होगा। और जो भी यहाँ पर तो समय सीमा है, लेकिन वहाँ पर जो है जो भी क्लास होगी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए जो है वो निश्चित ही जो है पास कराना है। तो ये उद्देश्य रहेगा, और उद्देश्य ये हमारा यूट्यूब के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग इसको देख रहे हैं, तो उन लोग को भी अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस से अवगत कराना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और न्यू क्वेश्चंस का भी फॉर्मेशन हम करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आने की संभावना है जिनकी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।